विद्यार्थी नमस्कार। आज हम 2019 का पेपर का चौथा क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। तो 2019 का पेपर चल रहा था अपना गणित 2019 के पेपर में हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। मतलब जो बारंबारता निकालते हैं तो उस वर्ग की पहले वाले वर्ग की बारंबारता का योग होता है। तो ये हमारा इसमें सत्य सत्य में हमारा आंसर क्या है? सत्य, क्योंकि वो पहले वाली बारंबारता का क्या होता है? योग। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो ये वाला भी हमारा आंसर सत्य है, क्योंकि यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr वर्ग और वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr। और तीसरा क्वेश्चन है आपका घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। तो हम यही पढ़ चुके हैं, चूंकि घात 1 है तो बहुपद मतलब शून्य 1 मिलेगा, घात 2 है तो शून्य 2 मिलेंगे और घात 3 है तो शून्य 3 मिलेंगे। इसलिए हमारा आंसर ये भी क्या है? सत्य है। घात 2 की किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाएं निर्देशांक कहलाती है। तो हमें इधर 2 बातें याद रखना है कि बाएं अक्ष से दूरी कहलाता है एक्स निर्देशांक। बाएं अक्ष से दूरी कहलाती है एक्स निर्देशांक और एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है आपका बाएं निर्देशांक। इसलिए हमारा ये आंसर असत्य है। अब अगला क्वेश्चन है, ये है आपका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा कि वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि इधर क्या लिखा है? वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि हम जानते हैं, हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है? आपकी अपरिमेय संख्या। और हमें क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि इधर क्या लिखा है आपको? वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर क्या है? गलत। इसलिए आपके आंसर हो गए 5 में सही होगा। एक पहले का सत्य है, दूसरे का सत्य है, तीसरे का सत्य है, चौथे का असत्य है और 5वें का असत्य है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है। प्रश्न क्रमांक 5, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आपका पहला स्तंभ ए और स्तंभ बी। तो पहला है आपका, यदि हमें सही जोड़ी तो त्रिकोणमिति अध्याय 8 से पूछी जानी है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से सही जोड़ियां पूछी जानी है। तो यदि हमें उसके त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूला याद होंगे तो हम ये वाली त्रिकोणमिति से पूरी सही जोड़ी बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहले आपका पहले नंबर का ऑप्शन है कोसेक 90 ऋण थीटा। कोसेक 90 ऋण थीटा यदि आप जानते हो तो ये कहलाता है आपका पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहलाता है? पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात
और पूरक त्रिकोण के अनुपात में जैसे साइन 90 थीटा cos थीटा होता है, ऐसे cos 90 थीटा साइन थीटा होता है। इसी प्रकार cosec 90 थीटा बराबर होता है sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका cosec थीटा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा cosec थीटा का आंसर हो जाएगा sec थीटा और हम डाल देंगे आपका पहला नंबर। cosec 90 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका sec थीटा। अब आपका है वर्गमूल sec वर्ग थीटा माइनस tan वर्ग थीटा। तो यदि हमने कुछ सरल समीकरण तीनों याद की होंगी तो पहली सरल समीकरण है आपकी साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1। तो इसमें तो ये है नहीं। दूसरी सरल समीकरण है आपकी 1 प्लस tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा। तो 1 प्लस tan वर्ग थीटा बराबर होता है sec वर्ग थीटा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू sec वर्ग थीटा माइनस tan वर्ग थीटा। अब यदि इसका मान 1 होता है तो 1 का वर्गमूल भी कितना होगा आपका 1। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा आपका 1। अगर हम क्या डाल देंगे सेकंड। आप साइन 0 अंश का मान, तो यदि हम वो तालिका याद होगी तो हम बता पाएंगे कि साइन 0 का मान होता है आपका 0 या साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0। tan थीटा बराबर यदि आपने पढ़े होंगे कि tan थीटा साइन थीटा और cos थीटा में संबंध, तो tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे cos थीटा और cos थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर cos थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। तो tan थीटा बराबर इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा। इधर नंबर डाल देंगे हम 3। अब cos 45 का तो वही तालिका से याद होना चाहिए। cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है या 1/√2 होती है। तो इधर पांचवे का आंसर हो जाएगा तीसरा और जी सॉरी चौथा है, जी क्या हो जाएगा आपका पांचवा। cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1/√2। sin 45 की वैल्यू भी आपकी होती है 1/√2। इसी प्रकार sin मतलब cos 45 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 1/√2। प्रश्न क्रमांक 6 आपका आज का कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्या 6 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि संख्या 6 और 20 के निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 2 3 6 और 3 1 3 और 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे तो 2 20 2 5 10 5 1 5। अब 6 के हमने गुणनखंड देखे 6 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 20 के अभाज्य गुणनखंड देखे अपन ने 2 × 5। अब यदि हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो हम देखेंगे मतलब प्रत्येक गुणनखंड की सबसे
बड़ी घात का गुणनफल। तो एलसीएम का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, वो कहलाता है आपका एलसीएम। एलसीएम काय का 6 और 20 का। अब इनमें हम देख लेंगे सबसे बड़ी घात, मान लो 2 का इधर आ जाएगा वर्ग गुणा 5। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 के ऊपर 2 की। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 के ऊपर 1 की। 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 की। तो 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, 5 3 कितने हो जाएंगे आपके 15, और 15 जो कितना हो जाएगा 60। तो इस प्रकार हमने निकाला इसका एलसीएम। अब एलसीएम आया आपका कितना? 60। अब इसी प्रकार हम उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो वो कहलाएगा आपका एचसीएफ। काय का? 6 और 20 का। तो इनमें देखिए हम सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों में क्या है? 2। 2 की सबसे छोटी घात कितने की है? 1 की। तो हमारा एलसीएफ आ जाएगा कितना? 2। हम लिख देंगे अतः 6 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, और 6 और 20 का एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन हल कर लिया। आगे की भी करेंगे। छठे क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन है आपका जी, आपका अथवा है। अथवा क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6, 72 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 6, 72 और 120 को निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 3 6 और 3 1 3, और 72 के निकालेंगे। तो 72 के भी सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। तो सबसे पहले 2 से देंगे। 2 3 6, बचा आपका 1, 2 2 6 12। फिर 2 से देंगे तो 2 1 2, 3 में से 2 घटाए बचा 1, होगा 16। 2 8 16। आप 2 से देंगे तो 2 9 18, फिर 2 3 से 3 का 9, और 3 1 3। इस प्रकार हमने 72 के क्या निकाल लिए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अब हम 120 के निकालेंगे। 2 6 12, 60 हो गए। 2 का 2 किया, 2 3 6 30 हो गए। 2 1 2, 2 5 10, तो 15 हो गए। अब 2 का 15 में तो जाएगा नहीं, तो हम 3 का देंगे तो 3 5 हो जाएंगे आपके 15, और 5 1 5। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हुए आए आपके 2 गुणित गए 3। 72 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 3 गुणित गए 3, और 120 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 3 गुणित गए 5। हाँ, इधर हम देखें यदि तो इसमें 2 3 बार लिखे हैं, तो 2 के ऊपर आ जाएगी 3 की घात। इधर 3 2 बार लिखी है, तो 3 क्या जाएगी? 2 की घात। इसी प्रकार इधर 2 कितने बार आए हैं? 3 बार, तो 2 के ऊपर आ जाएगी 3 की घात गुणा, और इधर 3 आ जाएगा, और 5 एक बार ही है, तो एक बार लिख देंगे। अब हमें इनका केवल एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमने बताया था आपको कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की
सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो वही कहलाएगा आपका एचसीएफ। एचसीएफ निकालना हम 672 और 120 का। 672 120 में अवान्यष्ट गुणनखंड है आपका 2 क्योंकि तीनों में आ रहा है और दो तो है ही, लेकिन 2 की सबसे छोटी घात कितने की है? 1 की, 2 आ गया। दूसरा आपका 2 तीनों में अवान्यष्ट गुणनखंड है 3 और 3 की सबसे 3 की इधर 1 की घात, इधर 2 की घात और 1 की घात है, तो 3 एक बार आ रहा है, इसलिए अपन इधर कितना लिखा? 3। 3 दोनों कितने आ जाएंगे आपके? 6। इस प्रकार हमने 672 और 120 का क्या निकाल लिया? HCF।